जिस दिन मैं सिरफिरा हो जाऊंगा, मैं उसी दिन फरिश्ता हो जाऊंगा। मेरी टहनियों को काटने वालों सुनो, अगर मेरी जड़ जिंदा रही तो मैं फिर हरा हो जाऊंगा, मैं फिर हरा हो जाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे दोस्तों क्लास 12th हिस्ट्री ब्लू, आप देख सकते हैं दोस्तों बुलेट क्लास 2 आपके सामने। आप सभी को इंतजार बिल्कुल था होगा दोस्तों बुलेट क्लास का ही। तो आगे है बुलेट, फटाफट गाड़ी के अंदर बैठ जाओ, जल्दी से जल्दी बैठ जाओ, लेट हो गया मुझे पता नहीं है दोस्तों, फटाफट बैठ जाओ जल्दी से एक बार फटाफट। आपको पता तो होगा दोस्तों इतिहास के अंदर हम प्रमुख इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं, बुलेट क्लास हमारी चल रही है। जल्दी बैठ जाओ, फटाफट जल्दी बैठ जाओ, नहीं तो पीछे रह जाओगे। फटाफट आ जाओ एक बार सभी, फटाफट आ जाइएगा जल्दी से। हाँ एक बार जल्दी आ जाओ फटाफट सभी, अभी टाइम हो गया, मेरे सामने टाइम भी हो गया है। चलो तो अल बिरूनी किस मुस्लिम शासक के साथ भारत आया था? पहला क्वेश्चन आपके सामने जो है वो ये है कि अल बिरूनी जो है, अल बिरूनी किस मुस्लिम शासक के साथ भारत आया था? तो याद रखना दोस्तों वो शासक कौन था, कौन सा शासक था दोस्तों? मोहम्मद गजनवी। कौन सा था? मोहम्मद गजनवी। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहम्मद गजनवी के समय जो है याद रखना दोस्तों, अल बिरूनी किस मुस्लिम शासक के साथ भारत आया? तो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। देखो प्यारे मित्रों, आपको यह भी याद रहना है मोहम्मद गजनवी क्या करता है दोस्तों। मोहम्मद गजनवी जो है आपको पता होगा 1017 में कहां आक्रमण कर देता है? ख्वारिज्म पर। ठीक है, आपको पता होगा ख्वारिज्म। देखो अल बिरूनी का जन्म में तो हुआ था उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म में। कब हुआ था? उज्बेकिस्तान ख्वारिज्म में 973 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था अल बिरूनी का। तो मोहम्मद गजनवी क्या करते हैं 1017 में जो है ख्वारिज्म पर क्या कर देते हैं? आक्रमण कर देते हैं। और ख्वारिज्म पर आक्रमण करके वहां के सभी विद्वान और जितने भी जो कवि थे, सभी विद्वानों को अपने साथ जो है ये मोहम्मद गजनवी कहाँ लेके चले जाता है? गजनी लेके चला जाता है। कहाँ लेके चला जाता है? गजनी। और जिन विद्वानों को अपने साथ जो है मोहम्मद गजनी ले गया, उसमें ये अल बिरूनी भी शामिल था। ठीक है, तो याद रखना अल बिरूनी किस मुस्लिम शासक के साथ भारत आया? तो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया, ये याद रखे दोस्तों। चलो बिल्कुल मोस्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। वैसे तो आप सभी को ये याद ही होगा मेरे हिसाब से। अल बिरूनी की पुस्तक आप सभी याद रखना, किताब उल हिंद। किताब उल हिंद मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, कई बार जिक्र किया मैंने, वैसे आप सभी को पता ही होगा। अरबी भाषा में लिखी गई है और इब्न बतूता की रिहला पुस्तक भी अरबी भाषा में लिखी गई है, ये भी अरबी भाषा में है। याद रखना ये 80 अध्यायों में विभक्त है। ठीक है, इसमें धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज आदि के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। ठीक है, चलो ये बात हमारे समझ में आ गई है। ठीक है, आगे देखो इसी में और देखो जूते हुए खेत के साक्ष्य। प्यारे मित्रों आपको देखो भूलना नहीं, क्या नहीं भूलना आपको? जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले दोस्तों? ये आपके मिले कालीबंगा से। जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो कालीबंगा जो कि राजस्थान के अंदर है, यहाँ से हमें जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले। मैंने वैसे आपको बताया भी है, लेकिन एक क्वेश्चन लाइव के अंदर मैंने जल्दीबाजी में देखो क्या बता दिया था आपको, ये याद रखना। जैसे नेहरू के साक्ष्य, नेहरू के साक्ष्य कहां से मिले? तो नेहरू के साक्ष्य करना है आपको अफगानिस्तान के अंदर एक स्थल है सोरतुगोई। कौन सा स्थल है? सोरतुगोई। तो सोरतुगोई से हमें नेहरू के साक्ष्य मिलते हैं। जलाशय के प्रमाण कहां से मिलते हैं? जलाशय के प्रमाण, तो जलाशय के प्रमाण हमें मिलते हैं गुजरात का एक स्थल है धोलावीरा। धोलावीरा से हमें जलाशय के प्रमाण मिलते हैं। आपको यह भी याद रखना, जैसे मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप, ये था क्वेश्चन, ये था मैंने कालीबंगा बता दिया था। हल के प्रतिरूप, मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप कहां से मिले? तो मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप मिले थे बनावली। ठीक है, बनावली से भी मिले हैं और चोलिस्तान पाकिस्तान से भी मिले हैं। तो बनावली आपको करना है, हरियाणा के अंदर जो है प्रमुख जो है हल के प्रतिरूप मिले, ये भी आपको याद रखना है। खेतड़ी से, जैसे खेतड़ी से क्या मिला? खेतड़ी। अब खेतड़ी से जैसे आपको पता होगा तांबा। ठीक है, तांबा जो है आपका वो खेतड़ी है, याद रखेंगे खेतड़ी से। और तांबा ओमान से भी लाया जाता था, मंगवाया जाता था, ये आपको याद रखना है। संघ की वस्तु के लिए देखो आपको पता होगा, संघ की वस्तु के लिए जैसे मन के बनाने के केंद्र, मन के बनाने का केंद्र कौन सा है? मन के बनाने के लिए प्रसिद्ध बस्ती कौन सी है? तो वो है चहुंदड़ो। कौन सी बस्ती है? चहुंदड़ो। याद रखना मन के बनाने के लिए कौन सी बस्ती प्रसिद्ध है? तो चहुंदड़ो बस्ती प्रसिद्ध है। और बाकी ये सब आप याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, चलो ये बात आगे हमारे समझ में। हाँ ठीक है, अगर प्रश्न आए तो मैं भूलू को नहीं, पक्को याद हो जाए मैंने अच्छे से। चलो याद हो जाए, मैंने पत्तों सब याद हो जाए। आगे देखो भारत में पुर्तगालियों का आगमन कब हुआ था? यूरोपियन का आगमन कब हुआ था? अंग्रेजों का। तो देखो पुर्तगालियों का आगमन हुआ था 1498 ईस्वी में, आपको याद रहना है। वास्को डी गामा आए सबसे पहले। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी आपके अजमेर में। कहाँ है दोस्तों? अजमेर में। आप याद रखेंगे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। और आपको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी पूछे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी अजमेर में ही है, याद रखना। बाकी आपको पूछता है बख्तियार काकी। कौन? बख्तियार काकी। बख्तियार काकी, तो काकी की दरगाह याद ना, काकी तो दिल्ली की थी। ठीक है, याद ना। बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ है? तो बख्तियार काकी की दरगाह दिल्ली, याद रखेंगे। चलो ये बात आगे समझ में। फ्रांसवा बर्नियर किस देश से भारत आया था? तो ये आया
थे भाई आपके फ्रांस से। कहाँ से आए थे फ्रांस और बर्नियर? फ्रांस से आए थे। कब आए थे भाई? ये 17वीं शताब्दी में, याद रखेंगे 17वीं शताब्दी में आए थे। हमने जिक्र किया था, बिल्कुल आप सभी को पता होगा, मैंने आपको बताया था कि भाई जो 11वीं शताब्दी में जो है, 11वीं शताब्दी में कौन आया था? 11वीं शताब्दी में आया था इब्न बतूता। कौन आया था? इब्न बतूता। नहीं सॉरी, 11वीं शताब्दी में कौन आया था? अल बिरूनी आया था 11वीं शताब्दी में, याद रखेंगे अल बिरूनी जो है, अल बिरूनी ये तो आए थे 11वीं शताब्दी में। और 14वीं शताब्दी में आए थे आपके कौन? 14वीं शताब्दी में आप याद रखेंगे, 14वीं शताब्दी में तो आए थे भाई आपके इब्न बतूता, ठीक है, इब्न बतूता। और आपके 17वीं शताब्दी में याद रखना दोस्तों, ये आए थे फ्रांसवा बर्नियर, ठीक है। अब फ्रांसवा बर्नियर आए थे 17वीं शताब्दी में। और एक प्रश्न पूछा था, मार्को पोलो है ना, मार्को पोलो कहाँ का निवासी था? मार्को पोलो, तो मार्को पोलो जो है वो आपके इटली का निवासी था। कहाँ का निवासी था? इटली का निवासी था। एक यही से प्रश्न पूछा जाता आपके, जैसे आपने नाम सुना होगा दोस्तों, ट्रोल्स इन द मुगल एम्पायर, एक पुस्तक है ना ट्रोल्स, अरे मैंने ट्रोल्स दे दो इन द मुगल एम्पायर, ट्रोल्स इन द मुगल एम्पायर, ये पुस्तक किसकी है? तो ये पुस्तक है आपके बर्नियर की। किसकी है? बर्नियर की, याद रखेंगे, मोस्ट क्वेश्चन है। चलो ये बात हमारे समझ में आ गई है, तो आगे पढ़ा को ध्यान रखो, आगे देखो सरिया क्या है? सरिया क्या प्यारे मित्रों, याद रखेंगे सरिया क्या है? सरिया तो इस्लाम धर्म का कानून है। क्या है? इस्लाम धर्म का कानून है। सरिया क्या है? इस्लाम धर्म का कानून, ये याद रखेंगे। चलो गोपुरम किसे कहते हैं? गोपुरम, अरे मानो तो गोपुरम है यार, गोपुरम, ओ देखो गोपुरम, ये देखिएगा, ये आपके सामने क्या है दोस्तों? ये मंदिर का जो प्रवेश द्वार होता है, प्रवेश द्वार, किस प्रवेश द्वार को कहते हैं? गोपुरम के। वो तो वास्तव में गोपुरम है यार, गोपुरम है, गोपी है, देखो याद है ना आप सभी, मंदिर का जो प्रवेश द्वार होता है, ये प्रवेश द्वार, ये क्या है? गोपुरम है, गोपुरम। चलो ये बात था कि समझ में आ गई, गोपुरम मंदिर को प्रवेश द्वार हुआ करे। जातक कथा देखो, अब एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है जातक कथा। जातक कथा किस भाषा में लिखी जाती है भाई? आपके पाली भाषा में। किस भाषा में लिखी जाती है जातक कथा? पाली भाषा, याद ना आप सभी, जातक कथा किस भाषा में लिखे जाता है? पाली भाषा में। और ये किससे संबंधित है? तो ये आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। जातक कथा किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है, पाली भाषा में लिखी जाती है। और जातक कथा में आपको याद ना है, कुटिल राजा का वर्णन भी किया गया। कौन सी थी? गदतिंदु जातक कथा है, इसमें कुटिल राजा का वर्णन किया गया है, जिसमें राजा जो है वो राजा चाहता है कि भाई जनता मेरे बारे में क्या सोचती है, राजा कैसे पता लगाए कि जनता मेरे बारे में क्या सोच रही है। तो राजा जो है अपना वेश बदल कर जो है जितने भी जो थे ना उसके सिर पर जो मुकुट वुकुट सबने फेंक दिया, और एक उन्होंने दोस्तों साल ओढ़ के इस प्रकार से जनता के बीच चला गया कि वास्तव में देखो जनता मेरे बारे में क्या सोचती है। फिर बातचीत की तो राजा को पता चल गया कि वास्तव में जनता मेरे बारे में यार गलत सोच रही है, ठीक है। तो यानी वेश बदल किस जातक कथा में मिलता है? गदतिंदु जातक कथा में जो है, इसमें कुटिल राजा का वर्णन किया गया है, इसमें राजा वेश बदल कर जो है जनता के बीच जाता है। चलो ये बात आपके समझ में आ गई। जातक कथा आपको याद है दोस्तों, इसमें पाली भाषा में लिखी गई, बौद्ध धर्म से संबंधित है। और आपको पता होगा शुद्ध पिटक, बौद्ध धर्म के कितने पिटक है? 3 पिटक, शुद्ध पिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक, ये भी याद है ना आप सभी। चलो आगे देखो, बर्नियर ने सती प्रथा के बारे में क्या लिखा था? बर्नियर ट्रोल्स इन द मुगल एम्पायर जो पुस्तक लिखी थी बर्नियर, तो बर्नियर ने सती प्रथा के बारे में क्या लिखा था? तो इन्होंने ये बताया सती प्रथा के बारे में, आप ये याद रखेंगे कि भारत में प्रचलित अमानवीय प्रथा है, ठीक है। भारत में कई ऐसी प्रथा है जो अमानवीय है, ठीक है। देखो कुछ महिलाएं जो है वो स्वेच्छापूर्वक अपने पति के शव के साथ जो है वो सती हो जाती हैं। बर्नियर ने देखा भारत के अंदर कि यानी अगर किसी की मौत होगी है तो उसके पीछे जो उसकी पत्नी है वो भी साथ में जो है यानी कि दफन लेकर सती हो जाएगी, ये बात इसमें। तो कुछ महिलाएं स्वेच्छापूर्वक जो है अपनी इच्छा से खुदकुशी कर लेगी, अपने पति के साथ शव के साथ जो है वो सती हो जाएगी। लेकिन बर्नियर ने यह भी देखा कि अधिकांश महिलाओं को ऐसा करने के लिए विवेश कर दिया जाता है, ठीक है। वो जलना तो नहीं चाहती है, ठीक है, यानी सती तो नहीं होना चाहती है, लेकिन जबरदस्ती जोर जबरदस्ती जो से पटक दिया जाता है किसमें? आग में। तो यार ये बहुत गलत थी दोस्तों। बर्नियर तो क्या वास्ता मार तो ये बाल ये खड़े हो गए मेरे, ठीक है। तो ये याद है दोस्तों, इसमें ये बर्नियर ने सती प्रथा के बारे में ये प्रमुख ये लिखा, 3 बातें आप याद कर लेना। वैसे देखा जाए तो सती प्रथा पर फिर बाद में रोक लग जाती है। कब लगती है? 1829 में, ठीक है। लॉर्ड बेंटिंग के प्रयासों से, आपको नहीं, राजा राममोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड बेंटिंग ने जो इस पर रोक लगा दी थी। चलो आगे ये हो गया। किताब उल हिंद जो है, उल हिंद के रचयिता कौन है और किस भाषा में लिखी गई? तो सबको पता होगा किताब उल हिंद आपके किसने लिखी थी? अल बिरूनी ने लिखी थी, अल बिरूनी है किताब उल हिंद, याद रखेंगे। और आपको पता होगा ये किस भाषा में लिखी गई है? तो ये आपके लिखी गई है अरबी भाषा में। किस में लिखी गई है? अरबी भाषा में लिखी गई है। और मैं पूछूं आपको रियल्ला, तो रियल्ला पुस्तक किसकी है? रियल्ला आपके इब्न बतूता की है। और किस में लिखी गई? ये भी अरबी में लिखी गई। तो ये क्वेश्चन आपके हो गए। आगे देखो, महाजनपदों की विशेषता बताइए। आपको पता होगा 16 महाजनपद है। 16 महाजनपदों के बारे में मैंने कई बार जिक्र किया है। 16 महाजनपद है। 16 महाजनपदों की जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ है अगुत्तर निकाय उसमें मिलती है। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध। मगध सबसे शक्तिशाली था, ठीक है। और 16 महाजनपदों की जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय में मिलती है। अब आखिर 16 महाजनपद कौन कौन से थे? आप सभी को पता होगा, काशी, कुरु, अंग, मगध, वज्जी, मल, चैदी, वत्स, कौशल, पांचाल, मत्स्य, सुरसन, कमती, गांधार, कंबोज।
उसमें हम देखते हैं तो सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो था मगध, और मगध बिहार के अंदर आपको पता होगा। अगर मगध की प्रारंभिक राजधानी अगर पूछा जाए तो करना है आपको राजगृह। मगध की प्रारंभिक राजधानी थी राजगृह, वर्तमान में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र है, याद रखें। तो महाजनपदों की आखिर विशेषता क्या है? तो विशेषता में आप लिख सकते हैं कि महाजनपदों में क्या होता था। महाजनपदों में देखो आपको पता है महाजनपद कैसे कहते किसे है, पहले तो ये प्रश्न है। पहले क्या होते थे दोस्तों, छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? कबीले। अब कबीले से क्या बने? कबीले से बने जनपद। क्या बने? जनपद। और जनपद से ही जो है वो क्या बने? महाजनपद बने, महाजनपद। अगर मैं कह सकूं महाजनपद कि 6वीं शताब्दी में उत्तर भारत में अनेक शक्तिशाली या स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई, जिन्हें क्या कहा गया? महाजनपद कहा गया। ठीक है, 6वीं शताब्दी में उत्तर भारत में अनेक शक्तिशाली एवं स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई, जिन्हें क्या कहा गया? महाजनपद कहा गया। ये याद रखना। तो देखो क्या हुआ है महाजनपदों की विशेषता कि महाजनपदों में क्या होता था? राजा का शासन होता था। ठीक है, राजा का शासन चलता था, और हर एक महाजनपद की अलग अलग राजधानी होती है। जैसे काशी की राजधानी वाराणसी है, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है, अंग की राजधानी चंपा है, मगध की जैसे पाटलिपुत्र हो गई। ठीक है, तो कंबोज की राजपुर हटक हो गई, अवंती की जैसे उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी, दक्षिण अवंती की राजधानी महिष्मती। इस प्रकार से 16 महाजनपद, सभी की राजधानी होती है अलग अलग। तो अधिकतर महाजनपदों की क्या होती थी? राजधानियां होती थी। ये हर एक राजधानी में किलेबंद किया जाता था। याद रखेंगे ये प्रमुख विशेषता में। उसी प्रकार से देख लो, जैसे महाजनपद जो थे वो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाने जाते थे, और सैन्य कौशल या आर्थिक समृद्धि के लिए जो है प्रसिद्ध थे। तो ये प्रमुख आप इसमें लिख सकते हैं महाजनपदों की विशेषताओं में। चलो आगे देखो, अशोक को महान सम्राट क्यों कहा जाता है? हम देखते हैं ना दोस्तों कि मौर्य वंश में सबसे शक्तिशाली जो शासक है वो है आपका अशोक। वैसे संस्थापक की बात करें तो संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य, लेकिन अगर शक्तिशाली शासक की बात आती है तो वो आती है अशोक की। आखिर अशोक जो है इसे शक्तिशाली क्यों कहा जाता है? अशोक महान सम्राट क्यों है दोस्तों? तो पॉइंट बाय पॉइंट आप लिखेंगे कि अपने साम्राज्य में अहिंसा और शांति स्थापित की। ठीक है, अशोक ने क्या किया? अपने साम्राज्य के अंदर अहिंसा और शांति स्थापित की। हिंसा ना करना, इनसे दूर रहे भाई। ठीक है, जन सेवा की भाई किसने? अशोक ने। इसके अलावा शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया था। आपको पता होगा दोस्तों, अहिंसा और शांति स्थापित इन्होंने इस प्रकार की, जैसे इन्होंने युद्ध किया था 261 ईसा पूर्व में, कलिंग का युद्ध। आपको पता होगा कलिंग का युद्ध। अब जो कलिंग का युद्ध हुआ था, कलिंग के युद्ध में क्या हुआ था दोस्तों? हाथीगुफा जो मांस के गुजरा अभिलेख है, आगे हाथीगुफा जानकारी मिलती है अभिलेखों से कि 1 लाख से अधिक लोग मारे गए। और इस व्यापक नरसंहार से अशोक विचलित हो जाता है, और अशोक जो है शस्त्र त्याग की घोषणा कर देता है, और अशोक जो है धम्मघोष यानी भेरी घोष के स्थान पर धम्मघोष अपना लेता है। ठीक है, तो ये याद ना है। तो अहिंसा और शांति स्थापित की, जन सेवा, शिकार पर प्रतिबंध किया, इसलिए अशोक को सम्राट शासक कहा गया, महान शासक कहा गया। आगे देखो, महाभारत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखेगा। प्रश्न आएगा एग्जाम में, महाभारत पर संक्षिप्त क्या क्या जानते हैं महाभारत, तो पॉइंट बाय पॉइंट आप लिखेंगे। अगर एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए, मैं तो आपको यही सलाह देना चाहूंगा कि देखो क्वेश्चन लिखने का एक तरीका होता है। पहला पॉइंट आप लिखेंगे महाभारत, तो महाभारत लिखेंगे, महाभारत के बारे में लिखना है। तो महाभारत जो है, महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य जो है महाकाव्य महाभारत है। ठीक है, इसके अलावा महाभारत जो है आपके महाभारत दुनिया के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। दुनिया के प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक हैं। ये पॉइंट बाय पॉइंट आप लिख सकते हैं। महाभारत की बात करें तो महाभारत में क्या है? महाभारत में 1 लाख से अधिक श्लोक हैं। महाभारत में क्या है? 1 लाख से अधिक श्लोक हैं। 1 लाख से अधिक श्लोक हैं, ये लिख लेना दोस्तों, 1 लाख से अधिक श्लोक है। इसके अलावा और बात की जाए तो जैसे आपको एग्जाम में पूछा जाए कि महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता, तो महाभारत के जो रचयिता है वेद व्यास जी। कौन है महाभारत के रचयिता? वेद व्यास जी है। आपको रामायण के रचयिता भी याद रख सकते हैं, रामायण के है महर्षि वाल्मीकि रामायण के रचयिता हैं। आपको यह भी याद रखना दोस्तों कि जो महाभारत है, महाभारत इसके मूल कथा के रचयिता कौन है? तो महाभारत के मूल कथा के रचयिता जो है वो आपके भाट सारथी है। कौन है? भाट सारथी, जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें सूत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूत कहा जाता है। महाभारत के मूल कथा के रचयिता भाट सारथी, जिन्हें सूत कहा जाता है। इसके अलावा याद रखना है कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण, समालोचनात्मक जो संस्करण है, समालोचनात्मक संस्करण किसने तैयार किया था? तो ये किया था आपके वी.एस. सुतांकर ने जो है महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया था। वी.एस. सुतांकर कौन थे? तो ये संस्कृत के विद्वान थे। कौन थे? संस्कृत के विद्वान। तो ये इस प्रकार से जो है मैं कहता हूं आपको कुल मिलाकर देखो, अगर क्वेश्चन आ भी जाए तो पॉइंट बाय पॉइंट बनाकर आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, पितृवंशिकता क्यों महत्वपूर्ण है? ठीक है, विशिष्ट परिवारों में जो है पितृवंशिकता क्यों महत्वपूर्ण है? एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आप सभी। तो देखो पितृवंशिकता क्यों महत्वपूर्ण है? तो वंश परंपरा को चलाने हेतु, ठीक है, वंश परंपरा को चलाने हेतु पितृवंशिकता महत्वपूर्ण है। ये पहला पॉइंट आप इसमें ये लिख देंगे। दूसरा,
उत्तराधिकारी संबंधों झगड़ों से बचने के लिए, ठीक है, यानी माता पिता की मृत्यु के बाद जो है उसकी संपत्ति पे जो है पुत्र का अधिकार हो जाए, बाकी परिवार में आपस में लड़े झगड़े ना हो। तो ये प्रमुख आप इसमें ये लिख सकते हैं, वंश परंपरा को चलाने हेतु उत्तराधिकारी संबंधों झगड़ों से बचने के लिए, ये आप लिखेंगे। इसलिए जो है विशिष्ट परिवारों में पितृवंशिकता महत्वपूर्ण थी, ठीक है, इसमें पिता की चलती थी, ठीक है, इसमें जैसे पिता की संपत्ति पर जो है उसके जो पुत्र होंगे उस पर उसका अधिकार हो जाएगा, ठीक है, तो ये पितृवंशिक था। पितृवंशिकता में जिसमें पिता की चलती है, मातृवंशिकता में माता की चलती है, ठीक है, तो ये याद रखें। और एक प्रश्न इसी के तहत मुझे याद आया, पितृवंशिकता, क्या सातवाहन शासकों में माताएं महत्वपूर्ण थी? सातवाहन शासकों में माताएं महत्वपूर्ण थी, इस क्वेश्चन का ये मैं बताऊंगा वैसे आपको, चलो आगे देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन का वर्णन करो, मोस्ट क्वेश्चन है ये भी, हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन का वर्णन करो। तो ये मैंने आपके सामने पॉइंट बाई पॉइंट लिख रखे हैं, एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन का वर्णन इस प्रकार से आपको करना है। पहला पॉइंट लिखेंगे, पहला पॉइंट इसी प्रकार से पॉइंट बाय पॉइंट आपको लिखना है कि हड़प्पा सभ्यता नगरीय योजना प्रणाली के लिए जानी जाती है। किसके लिए जानी जाती है? हड़प्पा सभ्यता नगरीय योजना प्रणाली के लिए जानी जाती है। आपको पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता क्यों कहा जाता है, तो भी आपको आंसर इसी प्रकार से लिखना है। हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में पूछे तो भी ये लिखना है। तो इसमें पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, हड़प्पा सभ्यता नगरीय योजना प्रणाली के लिए जानी जाती है। दूसरा पॉइंट, योजनाबद्ध नगरों एवं भवनों का इसमें निर्माण हुआ, ठीक है, एक क्रमबद्ध रूप से जो है योजनाबद्ध रूप से नगरों एवं भवनों का निर्माण हुआ था। और लोग जो है लोग सुनियोजित और अच्छी तरह से निर्मित शहरों में रहते थे, जो वाणिज्य के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे, ठीक है, वाणिज्य के केंद्र भी थे। इसलिए जो है हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहा जाता है। इस सभ्यता में क्या होता है, विभिन्न प्रकार की इमारतें, ठीक है, अलग अलग तरह की इमारतें, सड़कें, जल निकास व्यवस्था, हड़प्पा सभ्यता की अनूठी विशेषता है जल निकास व्यवस्था, अनूठी विशेषता ये। उसी प्रकार विशाल स्नानागार देख लो, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए, मोहनजोदड़ो में स्थित है ये विशाल स्नानागार आदि जो है इसमें ये थे। उसी प्रकार जल निकासी व्यवस्था, ये आपको याद रखना, अनूठी विशेषता है। पक्की ईंटों का उपयोग, ग्रिड पद्धति, जो सड़कें थी, ठीक है, जो गलियां थी, सड़कें थी, जिनको ग्रिड पद्धति के आधार पर बनाया गया, सड़कें समकोण पर काटती थी। तो इस प्रकार से जो है आप हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में लिख सकते हैं, लेकिन आपको मेन हेडिंग जो है वो याद होनी चाहिए। बाकी तो आप मन से भी लिख सकते हैं, आपको मेन पॉइंट याद रखना। जैसे अगर पूछा जाए कि नगर नियोजन का वर्णन करो, तो आपको पहला पॉइंट याद रखना, जैसे जल निकास प्रणाली, दूसरा जैसे विशाल स्नानागार, ठीक है, मेन पॉइंट याद करो बस, और बाकी तो मन से भी आप लिख सकते हैं, ग्रिड पद्धति, ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन पे हो गया, मोस्ट क्वेश्चन है, याद रखें आप सभी अच्छे से। अभी आपके पास टाइम नहीं है, कल तो एग्जाम है आपका, कल नहीं परसों। देखो, मोहनजोदड़ो सभ्यता की विशेषताओं का उल्लेख करो। जो मोहनजोदड़ो सभ्यता है इसकी प्रमुख विशेषता, सेम टू सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है। देखो, मोहनजोदड़ो सभ्यता की विशेषता मतलब वही लिखना है इसमें, प्रमुख विशेषता क्या है, जल निकास प्रणाली, ये भी आ गई, ठीक है, विशाल स्नानागार। दूसरा पॉइंट ये लिख देना, जैसे सुविस्तृत सड़कें, विशाल सुविस्तृत सड़कें, नालियां, ठीक है, और सुनियोजित नगर, और विशाल स्नानागार या अन्नागार भवन, ठीक है, सड़कें समकोण पर काटती थी। तो इस प्रकार से ये पॉइंट मेन पॉइंट जो है ना ये लिख लो बस, बाकी तो आप मन से भी लिख सकते हैं इनके अंतर्गत। आगे देखो, गुरु नानक एवं कबीरदास जी पूछा है, गुरु नानक देव जी और गुरु नानक देव अथवा कबीरदास जी की प्रमुख शिक्षाओं का आपको यहाँ पर वर्णन करना है। कौन कौन सी इनकी प्रमुख शिक्षाएं हैं, तो आप देखेंगे तो गुरु नानक देव जी, देखो इन्होंने जो है, आपको पता होगा गुरु नानक एवं कबीरदास जी दोनों में क्या है, आपने पढ़ा होगा भक्ति, जैसे हम देखते हैं दोस्तों, ये मूर्त रूप, सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति आपने पढ़ा होगा, तो ये दोनों ही जो है निर्गुण भक्ति के उपासक हैं। गुरु नानक देव जी की बात करें तो इनका जन्म हुआ था पंजाब के ननकाना साहब में, 1497 में हुआ था शायद, हाँ, पंजाब के ननकाना साहब में। अब इन्होंने जो है, आपको पता होगा, ऊंच नीच का विरोध किया था, ठीक है, ऊंच नीच का विरोध किया था, मानव के शुभ कर्मों पर इन्होंने बल दिया था, मानव के शुभ कर्मों पर बल दिया था, ठीक है, जाति पाति ऊंच नीच का इन्होंने विरोध किया। कबीरदास जी की बात करें तो कबीरदास जी, देखो आपको पता होगा, कबीरदास जी की बात करें तो कबीर का अर्थ क्या होता है, कबीर का जो अर्थ होता है वो होता है महान। क्या होता है? महान। हमें यहाँ पर शिक्षा बतानी देखेगा, कबीर का अर्थ होता है महान। आपको याद है ना दोस्तों, इनका जो वाणी का संग्रह है, वाणी का संग्रह बीजक, वाणी का संग्रह किसमें किया जाता है? बीजक में। और आपको पता है कि बीजक के जो है प्रमुख, जैसे इसके 3 भाग होते हैं बीजक के, साकी है, शब्द है और रमेनी है, ठीक है। आपको ये भी याद है दोस्तों, ये प्रमुख प्रभावशाली संत माने जाते हैं कबीरदास जी। कबीरदास जी आखिर जो है ये अमूर्त यानी मूर्ति पूजा नहीं करते थे, ठीक है, मूर्ति निराकार हम कह सकते हैं दोस्तों, ये अमूर्त थे, अमूर्त, ठीक है, ये मूर्ति पूजा नहीं किया करते थे, मूर्ति पूजा। तो ये याद ना दोस्तों, कबीरदास जी वैसे आपको पता होगा, ये दोहा लिखते हैं, दोहा क्या कहते हैं कि पत्थर पूजे हरि मिले। अगर आप पत्थर को पूजते हैं तो इसे हरि भगवान मिलते हैं। मैं पूजू पहाड़, कि पत्थर मिले हरि मिले, यानी पत्थर पूजे हरि मिले, मैं पूजू पहाड़, ठीक है, ताती ये चाटी भली, पिए खाए संसार। इस प्रकार से जो है इन्होंने एक दोहा लिखा था। ये इन्होंने ना तो हिंदू को छोड़ा ना मुस्लिम को छोड़ा, सब पर कुछ ना कुछ कमियां जरूर निकाल दी इन्होंने। तो याद है ना दोस्तों, इनके प्रमुख शिक्षाओं का वर्णन आपको यहाँ पर करना है, ठीक है। और भी देख लेंगे आगे, देखिए अगला क्वेश्चन। आगे देखो, भारत के मानचित्र में यहाँ पर अंकित करना है आपको, मैप आएगा आपके सामने, मैप, ठीक है। तो मैप में आपको अंकित करना होगा। जैसे यहाँ पर देखो कालीबंगा पूछा, तो कालीबंगा आपको पता होगा राजस्थान के अंदर है। कालीबंगा तो राजस्थान में है ना भाई, कालीबंगा राजस्थान में है। लोथल की बात करें तो ये आपके गुजरात में है लोथल।
लोथल गुजरात में है, कश्मीर तो आपको करना है यहाँ पर मैप में, अफगानिस्तान तो इधर है, अफगानिस्तान, मोहनजोदड़ो आपके पाकिस्तान में, कहाँ है पाकिस्तान में। तो ये आप जो है मैप में प्रमुख दर्शाने हैं। मोस्ट क्वेश्चन है कालीबंगा, लोथल, कश्मीर, अफगानिस्तान, मोहनजोदड़ो याद रखना। वैसे कालीबंगा राजस्थान करना है, लोथल गुजरात करना है, और कश्मीर आपको कश्मीर में, अफगानिस्तान मोहनजोदड़ो, ये हो गया। चलो उसी प्रकार से देख लो आगे। आगे क्या क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट पुरावस्तु कौन सी है। तो ये क्वेश्चन मैंने पहले भी लिया था शायद, मोर हो जाएगी, मोर शैलगढ़ी नामक पत्थर से बनाई जाती है। प्रयाग प्रसिद्धि की रचना किसने की थी, तो हरिशरण ने की थी। किसने की थी, हरिशरण। याद रखेंगे आप सभी हरिशरण। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। लुम्बिनी जो है वो कपिलवस्तु नेपाल के अंदर, याद ना आप सभी, लुम्बिनी नेपाल के अंदर इनका जन्म हुआ था, ठीक है, महात्मा बुद्ध का। अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया, तो 1564, याद रखेंगे 1564 में जो है अकबर ने जजिया कर समाप्त किया था। अकबरनामा के कितने भाग है, तो इसके 3 भाग है। देखो आप याद ना, अकबरनामा, ए देखो ए से याद ना, 3 याद रखना आप, ठीक है। रैयत शब्द का प्रयोग जो है अंग्रेजों के विरोध में किसानों के लिए होता था। किसके लिए होता था, किसानों के लिए, किसानों के लिए होता था, जमींदारों के लिए, याद रखेंगे रैयत शब्द का प्रयोग। काला विधेयक कानून किसे कहा गया, तो काला विधेयक कानून कहा गया आपके रोलेक्ट एक्ट को। किसे कहा गया, रोलेक्ट एक्ट को। रोलेक्ट एक्ट जो है ना, इसको काला कानून कहा गया, 1919 में ये पास हुआ था, आपको पता होगा। इसमें ना अपील, ना दलील, ना वकील का अधिकार था, सीधे जो है जेल में डाल दिया जाता था, इसलिए इसे काला कानून कहा गया था। मनुस्मृति के अनुसार पुरुषों के लिए धन अर्जित करने के तरीके बताओ। मनुस्मृति के अनुसार पुरुषों के लिए धन अर्जित करने के प्रमुख तरीके, यहाँ पर देखो पुरुषों के लिए तो वैसे कितने तरीके बताए गए, यहाँ पर 7 तरीके, महिलाओं के लिए 6 तरीके बताए। पुरुषों के लिए जैसे एक तो विरासत हो गया, खरीद है, ठीक है, विजय प्राप्त करना, निवेश, कार्य, और प्रमुख जैसे सज्जनों द्वारा दी गई भेंट को स्वीकार कर लेना, इसके अलावा खोज। इस तरीके से इन्होंने जो है प्रमुख दोस्तों 7 जो है इन्होंने धन अर्जित करने यानी धन प्राप्त करने के तरीके इन्होंने मनुस्मृति के अनुसार बताए गए हैं। तो ये याद ना, सबसे पहले विरासत है, फिर दूसरा खरीद है, और तीसरा आपके विजय प्राप्त, और चौथा आपके निवेश, और 5वां कार्य, और फिर सज्जनों द्वारा दी गई भेंट स्वीकार करना और खोज, ये हो गए। चलो आगे देखो, ज्यादातर पुराने बौद्ध ग्रंथ आपके पाली भाषा में मिलते हैं। किस भाषा में मिलते हैं, पाली भाषा में, याद रखेंगे। सांची में कौन सी प्रसिद्ध पुरातत्विक, क्या पूछा है, सांची में कौन सी प्रसिद्ध पुरातत्विक इमारत है, तो वो सांची का स्तूप आपको करना है। सांची का स्तूप, कौन सा स्तूप है, सांची का स्तूप। कैलाशनाथ मंदिर तो आपको पता होगा महाराष्ट्र में है, कहाँ स्थित है, कैलाशनाथ मंदिर महाराष्ट्र में है। खुद कास्ट किसान किसे कहते हैं, इनकी खुद की जमीन होती थी, खुद कास्ट, एक तो खुद कास्ट, एक पाई कास्ट। खुद कास्ट मतलब खुद की जमीन होती थी, ठीक है, खुद की, और पाई कास्ट जो दूसरे की जमीन पर जो है वो ठेके पर यानी खेती किया करते थे, वो पाई कास्ट किसान थे, ये खुद कास्ट। संथालों की शक्ति का प्रतीक क्या था, संथाल देखो, एक तो है आपके सामने कुदाल, एक तो कुदाल, और एक है आपके सामने हल। कुदाल जो है, कुदाल ये आपके पहाड़ी लोगों का प्रतीक है। किसका है, पहाड़ी लोगों का प्रतीक। और संथाल लोगों का जो प्रतीक है, संथाल लोग, उनका हल प्रतीक है, ठीक है, याद रखेंगे ये क्वेश्चन भी। आगे देखो, झांसी में 1857 के क्रांति का नृत्य रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई, याद रखेंगे आप, झांसी की रानी, ठीक है। 1857 क्रांति का इन्होंने नृत्य तो किया था। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी, तो 1853 में हुई चली थी, ठीक है, 1853 में, मुंबई और ठाणे के बीच 34 किलोमीटर। प्राचीनतम अभिलेख किस भाषा में लिखे जाते थे, तो प्राचीनतम जो अभिलेख थे वो आपके प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे। किस भाषा में लिखे जाते थे, प्राकृत भाषा में। ये क्वेश्चन भी आप याद रखें। चलो आगे देखो, आपके सामने क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में प्रमुख कितनी समानता है, यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या क्या समानताएं हैं वो देख लो। तो इनमें प्रमुख समानता देखी जाए तो देखो, दोनों अहिंसा का उपदेश देते हैं, हिंसा ना करने की बात करते हैं, ठीक है, दोनों जैन धर्म और बौद्ध धर्म। पहला अहिंसा का उपदेश, ठीक है, हिंसा ना करना, पहला, दोनों का सेम है दोस्तों, ठीक है, समानता यहाँ पर बता रहे हैं। दूसरा, ये जो है ये वेदों को नहीं मानते हैं, ना जाति को मानते हैं, ठीक है। कर्मवाद और पुनर्जन्म मोक्ष, कर्मवाद, पुनर्जन्म और मोक्ष, ठीक है, इन पर ये जोर देते हैं, याद रखेंगे। तो ये प्रमुख आप इनमें अंतर लिख सकते हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाए, ये तो इनमें समानता हो गई, क्या हो गई, समानता हो गई, लेकिन हमें पूछा जाए कि असमानता बताओ, असमानता, तो इनमें क्या असमानता है, आखिर बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या असमानता है। तो प्यारे मित्रों आपको याद रखना है, बौद्ध धर्म में क्या है, बौद्ध धर्म में आत्मा को मानते हैं, ठीक है, बौद्ध धर्म में आत्मा को मानते हैं, जबकि जैन धर्म में आत्मा को नहीं माना जाता है, ठीक है। बौद्ध धर्म में जैसे आप लिखेंगे कि जैसे बौद्ध धर्म में जो है ये बौद्ध धर्म, इसमें ज़्यादातर शरीर को कष्ट दिया जाता है, शरीर को क्या दिया जाता है, कष्ट दिया जाता है, ठीक है। और इसमें जो है जैन धर्म में, इसमें बताया जाता है कि ज़्यादा तपस्वी मत बनो, तपस्वी नहीं बनो, ठीक है, और न ही विलासी बनो। मतलब दोस्तों कि नहीं आपके पास अगर पैसा ज़्यादा, ना पैसा ज़्यादा हो और ना ही पैसा कम हो, बीच में हो, बीच में रहो आराम से, ठीक है। तो ये बता दें, यानी ये कष्ट, शरीर को कष्ट देने की बात करते हैं और बाकी ये कष्ट देने की बात नहीं करते हैं, याद रख सकते हैं। तो ये इनके बीच क्या है, ये समानता है। बाकी आप समानता में अहिंसा का उपदेश, वेदों और जाति को नहीं मानते, कर्मवाद, पुनर्जन्म, मोक्ष, ये आप याद रख सकते हैं। महानवमी डिब्बा के बारे में लिखेगा, महानवमी डिब्बा, महानवमी का क्या अर्थ होता है, महान नववा दिवस, महान नववा दिवस, महानवमी का अर्थ क्या होता है, महान नववा दिवस, याद रखेंगे। आखिर महानवमी डिब्बा के बारे में आप जानते क्या है, तो इसमें आप लिख सकते हैं महानवमी डिब्बा के बारे में कि जो महानवमी डिब्बा है ये क्या है, तो एक विशालकाय मंच है, एक विशालकाय मंच। महानवमी डिब्बा क्या है,
तो विशालकाय मंच है, विशालकाय मंच है 11,000 वर्ग फीट की आधार की चौड़ाई है। बाकी ऊंचाई की बात करें तो 40 फीट ऊंचा है ये, ठीक है। तो आप देखो अगर पूछा महानवमी डिब्बा तो इसमें आप लिख सकते हैं ये एक प्रकार का विशालकाय मंच है। विजयनगर शहर में सबसे ऊंचे स्थान पर एक लकड़ी की बनी संरचना होती थी, ठीक है, संरचना बनी थी जिसे नाम दिया था महानवमी डिब्बा, ठीक है, जो एक प्रकार का यानी हम कह सकते हैं अनुष्ठान का केंद्र होता था। चलो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन भी हो गया, महान नवा दिवस इसका अर्थ होता है। आगे देखो, आगे क्वेश्चन है आपके सामने हजार राम मंदिर के बारे में लिखो। तो हजार राम मंदिर देखो, पहली बात तो ये है कि इस मंदिर का निर्माण किसने किया था, इसका निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण करवाया था कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य का एक शासक है कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय ने इसका निर्माण करवाया। कहाँ है भाई हजार राम मंदिर, तो ये आपके कर्नाटक में है। किसको समर्पित है, तो ये आपके विष्णु को समर्पित है, ठीक है। तो ये आप इसमें लिख सकते हैं कि हजार राम मंदिर निर्माण कृष्णदेवराय ने करवाया था और कर्नाटक के अंदर है। किसको समर्पित है, विष्णु को समर्पित है, ठीक है। ये लिख सकते हैं कि विजयनगर के शाही परिवारों का एक निजी मंदिर है। क्या है, विजयनगर के शाही परिवारों, विजयनगर के शाही परिवारों का क्या है, परिवारों का एक निजी मंदिर है, निजी, ठीक है। तो ये इसके बारे में आप पॉइंट बाय पॉइंट एग्जाम में लिखेंगे। आगे देखो, मुगल काल में गांव की पंचायत का गठन किस प्रकार होता था। मोस्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल में गांव की पंचायत का जो गठन है वो किस प्रकार होता था। तो देखो, तो पंचायत का देखो, मुगल काल में जो है पंचायत का मुखिया जो है उन्हें मुकदम या मंडल कहा जाता, क्या कहा जाता था, मुकदम या फिर मंडल, मुकदम या मंडल कहा जाता था गांव के मुखिया को, ठीक है। तो गांव के मुखिया को मुकदम या मंडल कहा जाता था और मुखिया का जो चुनाव है वो बुजुर्गों की सहमति पर होता था, ठीक है। गांव के जो बुजुर्ग थे उनकी सहमति पर जो है मुखिया का चुनाव होता था। और मुखिया का प्रमुख जो कार्य होता था वो था कि पंचायत के लेखाकार यानी पटवारी की सहायता से जैसे ग्राम खातों का प्रमुख पर्यवेक्षण करना, ये इसका प्रमुख कार्य था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि मुगल काल में गांव की पंचायत का जो गठन है वो किस प्रकार होता था। यहाँ पर देखो आप लिख सकते हैं कि मुखिया जो प्रमुख बुजुर्ग थे, बुजुर्गों की सहमति से जो है मुखिया का चुनाव होता था और मुखिया के प्रमुख जो कार्य थे वो ये थे, ये इसमें आप लिख सकते हैं। उसी प्रकार से देखो आगे, जात या सवार मनसबदार से क्या तात्पर्य। जात एक प्रकार का क्या है, व्यक्तिगत पद होता है। और सवार की बात करें तो घुड़सवारों की संख्या, ठीक है। मनसबदार यानी एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा अधिकारी जो घुड़सवारों का एक नियंत्रण करता था, घुड़सवारों की संख्या का नियंत्रण करता था, उन्हें कहा जाता था ये जात। तो एक व्यक्तिगत पद है, बाकी सवार मनसबदार घुड़सवारों की संख्या का नियंत्रण करना। स्थायी बंदोबस्त आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, स्थायी बंदोबस्त। तो याद रखेंगे, स्थायी बंदोबस्त की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदार के बीच कर वसूलने से संबंधित एक स्थायी बंदोबस्त, कर वसूलने से संबंधित, ध्यान रखना आप सभी, ये एक स्थायी व्यवस्था थी जिन्हें स्थायी बंदोबस्त कहा गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदार के बीच कर वसूलने से संबंधित एक स्थायी व्यवस्था थी जिन्हें स्थायी बंदोबस्त, और इसकी शुरुआत 1793 में हुई थी। कहां से, बंगाल से। चलो, किसने की थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। आगे देखो, 1800 शताब्दी की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। तो 1800 शताब्दी की क्रांति का तात्कालिक कारण था वो था एनफील्ड राइफलों का प्रयोग, ठीक है। और एनफील्ड राइफल से पहले जो है वो चलती थी ब्राउन बेस। अब ब्राउन बेस के स्थान पर आई थी एनफील्ड राइफल। इसमें क्या होता था दोस्तों, इन पर चर्बी लगी हुई थी, ठीक है, सूर की चर्बी भी थी, गाय की चर्बी भी थी। तो इस प्रकार से जो है सैनिक बढ़ गए, ठीक है। तो 1800 शताब्दी क्रांति का जो तात्कालिक कारण था वो था एनफील्ड राइफल, और मंगल पांडे को इसकी तरफ फांसी दी गई थी। चलो, तो ये 2 पॉइंट आप तात्कालिक कारण में लिख सकते हैं। आगे देखो, कस्बा एवं गंज। कस्बा की बात करें, कस्बा तो ग्रामीण अंचल में ये एक छोटा नगर होता था कस्बा, जबकि गेज या गंज की बात करें तो ये छोटा स्थायी बाजार होता था, ठीक है। आगे देखो, सांप्रदायिकता यानी अपने समुदाय के प्रति एक मजबूत लगाव। सांप्रदायिकता से क्या तात्पर्य, क्या है सांप्रदायिकता कर, अपने समुदाय के प्रति एक मजबूत लगाव। ये मजबूत लगाव धर्म को लेकर हो सकता है, क्षेत्र या भाषा को लेकर हो सकता है, ठीक है। चलो, कैबिनेट मिशन के प्रमुख क्या सुझाव थे। कैबिनेट मिशन के प्रमुख सुझाव क्या थे, तो भारत एक संघ होगा। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, पहली बात तो 1946 में ये भारत आया था। और क्रिप्स मिशन कब आया था, क्रिप्स मिशन आया था आपके 1942 में। कब आए थे, 1942 में। तो कैबिनेट मिशन के प्रमुख क्या सुझाव थे, तो भारत एक संघ होगा, ठीक है, और ब्रिटिश भारत के प्रांत तथा देशी राज्य दोनों ही शामिल होंगे। तो ये प्रमुख इनका सुझाव था, याद रखेंगे सभी प्रश्न। आगे देखो, सती प्रथा के कौन से तत्वों ने बर्नियर का ध्यान अपनी ओर खींचा। तो प्रमुख तत्व तो ये थे आपके सामने, देखिएगा, अनिच्छा, ठीक है, यानी विवशता, व्यथा यानी दुख, और असहायता। ये प्रमुख 4 तत्वों ने जो है बर्नियर का ध्यान अपनी ओर खींचा था। इसमें मैंने बताया था आपको कि सत्य होने के लिए मजबूर किया जाना और जिंदा इंसान को जलती हुई अग्नि में डाल देना, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आप लिख सकते हैं, लिख देना है आपको। चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने खुद को आम लोगों जैसा दिखाने के लिए क्या किया। तो आप लिख सकते हैं कि महात्मा गांधी ने खुद को आम लोगों जैसा दिखाने के लिए, आपको पता होगा महात्मा गांधी जो है वो लोगों के बीच लोकप्रिय थे, ठीक है, या लोकप्रियता के क्या कारण थे। तो आप लिख सकते हैं इसमें कि महात्मा गांधी जो है वो आम लोगों से, ठीक है, आम लोगों से घुल मिलकर रहते थे। आम लोगों से क्या रहते थे, घुल मिलकर रहते थे, घुल मिलकर, ठीक है। और वे
साधारण व्यक्ति की तरह धोती पहनता, साधारण व्यक्ति की तरह धोती पहना करते थे, ठीक है। वे दूसरों को दुखों को अपना दुख मानते थे, ये आप लिख सकते हैं। और वे खुद को विशेष व्यक्ति नहीं दर्शाते थे, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं दोस्तों। इसलिए जो है महात्मा गांधी खुद को आम लोगों जैसे दिखाते थे और लोगों के बीच लोकप्रिय थे, ठीक है। चलो इस प्रकार से पॉइंट बाय पॉइंट आपको लिखना है दोस्तों। अगर देखो भारत के मानचित्र में अंकित करना, आपको धोलावीरा गुजरात के अंदर है, मेरठ उत्तर प्रदेश के अंदर है, पाटलिपुत्र आपको करना हम्पी कर्नाटक के अंदर है, ठीक है, पाटलिपुत्र बिहार के अंदर हो जाएगा। तो ये हो गया। चलो उसी प्रकार से देखो आगे ये क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए और ये हमारी क्लास हुई आज बुलेट क्लास। देखो मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, सुपर फास्ट तरीके से, आप सभी दोस्तों क्योंकि टाइम कम है हमारे पास, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।